Fine, ma'am. How are you? तो ठंड पड़ रही है खूब। बहुत ज़्यादा। सो अभी राइट नाउ वेयर आर यू? कहाँ पर हो आप? पटना में? जी, मैं अपने घर पे। चलो। सो ओके निहारिका, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले तो हाय निहारिका, वेलकम टू द सिविल्स। सो वेलकम, इट्स मैम। वेरी वी आर ऑब्लाइज टू हैव यू। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि फाइनली यू नो इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट यू मेड इट टू द फाइनल लिस्ट। सो आप मुझे ये बताओ कि एज यूजुअल पहले मुझे आप ये बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग? मैम, आई एम फीलिंग इलेटेड। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक एक वीक लग गया सिंक इन होने में कि एग्जाम्स क्लियर हो गए। लाइक रिजल्ट्स इतने जल्दी आ गए कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि पास भी हो गए। ओके निहारिका, तो निहारिका मतलब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि लाइक ये आपका वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है? और आप अपने बारे में कुछ बताओ ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं उनको भी पता चले कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, किस तरह से आपने मन बनाया कि आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करोगे आगे, ऑल दैट थिंग। तो आप प्लीज हमें ऐसा शेयर करो। जी मैम। मैम, मैं पटना में रहती हूँ अपने पेरेंट्स और छोटी बहन के साथ। मैम, मैंने 10th की पढ़ाई पटना से ही सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल बांकीपुर पटना से की। 12th मैंने सीबीएसई नॉटर डेम एकेडमी पटना से किया। उसके बाद 2022 में मैं ग्रेजुएट हुई पटना वुमेंस कॉलेज से। मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। मैम, मैंने ग्रेजुएशन के दौरान कोरियन लैंग्वेज एंड राइट। कल्चर में कोर्स किया भी था। और मैम, ये 2022 में ये फर्स्ट अटेम्प्ट आया था 68 बीपीएससी का। उसका फॉर्म मैंने भरा था और मैम 2024 में वो क्लियर हो गया 185 रैंक के। वेरी गुड। सो निहारिका, मतलब आप ये मुझे बताओ कि जैसे ही ग्रेजुएशन आप खत्म किया, उसके बाद आपने ऐसा क्या हुआ कि मतलब हु मोटिवेटेड यू, या कौन सी ऐसी फैक्टर था जिससे आपको मोटिवेशन मिला कि आप आगे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे या आप बीपीएससी के एग्जाम दोगे? आपका कोई रोल मॉडल था या फिर फैमिली में से किसी ने आपको बोला कि मतलब हमें अब आप ऐसा करो? तो जी मैम, जब मैं सेकेंड ईयर में थी और उस टाइम कोविड का लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि कॉलेज के बाद क्या करना है। तो मैंने कहा था कि सिविल्स करना है। तो मम्मी ने वही कहा कि सिलेबस देखा है। तो मैंने देखा पूरा सिलेबस और फिर मम्मी ने बताया कि बीपीएससी एक एग्ज़ाम है, उसके बारे में भी देखना थोड़ा सा। तो मैम, मैंने सिलेबस उसके बाद देखा। मम्मी ने कहा उसके बाद। पहले तो यूपीएससी की तरफ रुझान था, और जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद से किया जा सकता है, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। तो मैम, सेकेंड ईयर में मन बनाया था कि बीपीएससी देना है, और लाइक 2022 में ग्रेजुएशन के बाद पूरे तरीके से प्रिपरेशन में लग गई थी, और नवंबर में मैंने फॉर्म भरा था। सो नाइस निहारिका, तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपकी मम्मी का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने आपको एक इस बीपीएससी की तरफ दिखाया कि बेटा ये बीपीएससी भी है, आप इसके बारे में भी सोचिए। तो दैट्स वेरी गुड। तो निहारिका, मतलब आपने ये जो हमें सबको पता है कि ये जो बीपीएससी का एग्जाम होता है या सिविल सर्विसेज का जो भी एग्जाम होता है उसकी स्टेजेस होती हैं, लाइक 3 स्टेजेस होती हैं। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो इन तीनों स्टेजेस को आपने किस तरह से मैनेज किया? मैम, पहला स्टेप तो हमारा प्रीलिम्स होता है। ये भी देखा गया था कि 68 के टाइम ही नेगेटिव मार्किंग आ गया था, उससे पहले नेगेटिव नहीं हुआ करता था। तो नेगेटिव के हिसाब से करना था सब कुछ। मैम, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी हिस्ट्री से और पॉलिटी से। मैंने हिस्ट्री पॉलिटी ख़त्म किया, मॉडर्न पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, और मॉडर्न के खुद के नोट्स बना लिए थे। ओके। क्योंकि मुझे पता था कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने राइट खुद के राइट। नोट्स बनाए। प्लस पीवाई क्यूज से भी जो क्वेश्चंस आते थे उस एडिशन करते जाती थी अपने नोट्स में। और पॉलिटी ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने साइंस एंड टेक उठाया, वो किया। साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स करते जाती थी, हर महीने मैं एक मैगजीन पढ़ती ही थी। और मैम, वो ईयरली पे मैं यकीन नहीं करती थी कि एक साल में एक बार आएगा तो वो रीड कर जाऊंगी। मैं हर महीने पढ़ लिया करती थी एक मैगजीन। और सबसे ज़्यादा वेटेज मैंने हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स को दिया था। और मैम, मैंने फरवरी में एग्ज़ाम दिया, और बाय गॉड ग्रेस
मीन्स मेरा एकदम मार्जिन से प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। मुझे नहीं लगा था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो पाएगा इस साल। पर हमने देखा था कि इस बार कट ऑफ बहुत लो चले गए थे, और पॉइंट से मेरा निकला था, जिसके बारे में मेरी खुद की फ्रेंड ने मुझे बताया। मुझे नहीं पता था कि रिजल्ट भी आ गए। और वही मेरे लाइफ का बोल सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट था। जो प्रीलिम्स निकला, तो उसके बाद मुझे लग गया कि ये भगवान का अंदेशा है कि मेंस में खूब मेहनत करो, क्योंकि यहाँ से तो पता चल गया था कि अब मेंस में पूरी मेरी मेहनत है, उसी से मेरा मेरिट बनने वाला है उस लिस्ट में। राइट। और मैम मैंने बहुत मेहनत किया। उस रिजल्ट के आने वाले वीक में मैंने 14-14 घंटे तक पढ़ाई की थी। वेरी दिन भर गुड। पढ़ती थी मैं। मेहनत लगी, बस सुना था हमने कि इतना पढ़ना पड़ता है। पर वो मोटिवेशन आ गया था उस टाइम कि भगवान ने प्रीलिम निकलवाया है, तो अब मेंस तुम्हारे हाथ में, अब अच्छे से करना है। और मैम मैंने मेंस लिखा अ, मई के महीने में। और कहा जा सकता है कि वो सबसे कठिन समय था मेरे लाइफ में, जब तक पेपर चेक हो रहे थे वहाँ पे। मतलब लगते रहता था कि होगा या नहीं होगा। ये आंसर तो अच्छा लिखा है, फिर बाद में लगता था वो आंसर तो उतना बेहतर भी नहीं लिखा था। तो ऐसे ही उधेड़ बुन में वो 7 महीने गुजरे। और मैम 3 दिसंबर मेरे मम्मी पापा के 25th एनिवर्सरी थी उस दिन। वाओ। उस दिन रिजल्ट आए थे, और बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा। जब रिजल्ट आए तो सब लोग बहुत घर में खुश हुए थे, लग रहा था कि उसी दिन रिजल्ट आ गया है। और हाँ। फिर उसके बाद मैंने 1 महीना तैयारी की, और 14 जनवरी को सुबह में मेरा इंटरव्यू हुआ, और 15 को रात में हमने रिजल्ट दे दिया। सो नाइस। तो एक तरह से कि आपने अपने मॉम डैड को 25th एनिवर्सरी पे गिफ्ट यही दिया, जो सबसे बड़ा गिफ्ट था। आपका मेंस में जो सिलेक्शन हो गया था, उसी दिन रिजल्ट आया था। तो बहुत अच्छा निहारिका, आपसे हमें भी मालूम है कि जब हम आपका मॉक ले रहे थे तो आपको डेफिनेटली पाठक सर ने बोला था कि निहारिका 200% आपका सिलेक्शन होने वाला है, आप मिठाई तैयार रखिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपसे बात हुई और आपका मॉक लिया और फिर हम लोगों ने जब आपस में डिस्कस किया, तो वो लग रहा था कि मतलब ये है कि इनका नाम तो लिस्ट में होगा ही होगा, नो मैटर व्हाट। तो ये आना ही आना है। तो मैं इस जर्नी में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि देखो, ये जर्नी जो भी होती है, काफी लंबा प्रोसेस होता है, राइट? तो इसमें कई बार क्या होता है कि हम खुद भी डीमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी। और कभी कभी बहुत ज्यादा हमें वो लगता है कि नहीं नहीं यार, मतलब हम कर लेंगे, रैंक अच्छी ले आएंगे, या जो भी। कभी आपने ऐसा फोकस किया था कि मतलब मुझे ये रैंक लानी है या मुझे क्वालिफाई करना है, या बीच में आप कभी डीमोटिवेट भी हुई होंगी, आपने सोचा भी होगा कि नहीं नहीं हो पाएगा, या भी? तो उस टाइम को आपने कैसे मैनेज किया? जी मैम, ज़रूर लगता था कि ये एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। जब मैंने मेंस दिया था तो मेरे आसपास बहुत कह सकते हैं कि बहुत महारत लोग भी थे। जैसे उनके पेपर कितने लोग ने कहा था कि मैंने पूरा पेपर भर दिया है, और मैंने तो बस मैंने पन्ने नहीं भरे थे मैम, जितना आता था उतना लिखा था एग्जाम में, टू द पॉइंट आंसर लिख के आई थी। तो बहुत डर भी लगता था कि इन्होंने इतना लिखा है, और प्लस उनके इतने अटेम्प्ट है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें मुझसे ज़्यादा ही आता होगा। वे तब से तैयारी कर रहे हैं, और मैं तो अभी अभी जस्ट आई हूँ फील्ड में। तो सर तो मैम बहुत ही उस टाइम लगता था डीमोटिवेटिंग तो वो बहुत ज़्यादा था कि नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं अपनी मम्मी, अपने फ्रेंड सबसे बात करती थी। जब भी लो पॉइंट लगता था मैं तुरंत बात कर देती थी उस बारे में। तो सब समझाते थे कि सिर्फ तुम ही थोड़ी ना हो इस फील्ड में, सब लोग हैं, सब इसी दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, बाकियों का तो बहुत ही ज़्यादा है। कोई बात नहीं, ये अटेम्प्ट नहीं हुआ तो दूसरा है, दूसरा तो दे ही रही हो। अभी क्या ही, अभी तो तुम्हारे पास एज एज भी है, आराम से देना। तो यही सब था कि मोटिवेशन मिलते रहता था। मम्मी पापा हमेशा साथ रहे। कुछ दिक्कत हुआ तो तुरंत बात कर लेते थे फ्रेंड लोग से। यही है ओके। तो निहारिका, इस जैसे कि हम जर्नी में, अब यही है। ये भी जब देख रहे। हाँ। डिमोटिवेशन लगे तो आप किसी अपने चाहने वाले से बात कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये तो आप एकदम सही कह रही है, क्योंकि वही आपको एक सही टाइम पे वो मोटिवेशन, वो उत्साह आपके अंदर दोबारा से भर देते हैं कि अरे नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक पहुंचे हो, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, डेफिनेटली आगे भी जाओगे। तो वो तो आप एकदम सही कह रही हैं। तो निहारिका, जैसे कि हम ये सब देख रहे हैं अभी की, जैसे बीपीएससी का जो अब पैटर्न है और पहले जो बीपीएससी का एग्जाम होता था, उसमें काफी चेंजेस हो चुके हैं।
राइट। नेगेटिव मार्किंग हो गई है। मेंस का जो भी पेपर है अब वो बहुत डायनेमिक हो गया है, एक वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं आ रहा है। तो इस चीज को आपने किस तरह से कैसे मैनेज किया? आपने भी जब प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे और अब जो बीपीएससी का पैटर्न हो रहा है इसमें जो इतने डाइवर्सिफिकेशन है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं कि मतलब जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए आगे? जी मैम, वन लाइनर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैं कहना चाहूँगी। और दूसरा मैम कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। 68 के टाइम पे मैंने ज़्यादा एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ी थी, जनरल बुक्स को ही पढ़ा था और अपने नोट्स रिवाइज किए थे। पर 68 और टीआरई के पेपर्स देखने के बाद मैं समझ गई कि एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है बीपीएससी में। और हमने वो राइट। 69 की प्रीलिम्स में देखा भी। मैंने 69 का प्रीलिम्स भी दिया था मैम। तो हाँ। पेपर सच में लेंदी आने लगे हैं, और अब हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। अब जनरल साइंस वहाँ नहीं पूछा जाता है, अब टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप चाहेंगे कि ईयरली पढ़ के चल जाएंगे वन लाइनर्स, तो अब उससे नहीं निकलने वाला है एग्जाम। तो मैम, मेरा यही सजेशन है कि एनसीईआरटी को अच्छे से पहले पढ़ें और फिर स्टैंडर्ड बुक्स पे जाए। सीधे स्टैंडर्ड बुक्स में जाना मैम थोड़ा सा बेवकूफ़ी का काम हो सकता है। जी। पहले जी। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। राइट, आपने एकदम सही कहा कि पहले अपना बेस एकदम स्ट्रांग कर लिया जाए और फिर उस बेस से धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। ऐसे ही हमारी भी एक स्टूडेंट है अंकिता चौधरी, जो 67 में जिनका रैंक 3 आया था, तो अभी मार्कशीट आई है ना 68 वालों की, तो उनमें उनके भी जी 500, मेंस में 500 मार्क्स थे। तो अगर वो इस साल भी इंटरव्यू देती तो वो कहीं ना कहीं टॉप ही करती। तो वो उसने अपने आप का वही लेवल मेंटेन कर रखा था कि बेस उसका अपना इतना स्ट्रांग कर लिया था कि नो मैटर व्हाट, कि उसका मेंस में इतना नंबर आना ही आना है। 500 मार्क्स उसके वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे उसके। बट उन्होंने इस बार इंटरव्यू दिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो 67 में रैंक थर्ड थी। तो वही मैं ये आपने बहुत सही कहा कि एनसीईआरटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते और सीधा जंप ना करें हायर उस पे। बेसिक से स्टार्ट करके बेस अपना स्ट्रांग करते रहें और फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे तो डेफिनेटली हम एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे, राइट। तो निहारिका, आपकी इस पूरी जर्नी में आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब आपने कभी इस तरह का अप्रोच रखा कि नहीं मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद मैं मेंस की ओर बढ़ूंगी, मेंस की तैयारी करूंगी, या कहीं ना कहीं आप पहले ही मेंस पढ़ के रख लिया था आपने? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, कहीं ना कहीं उनको डाउट होता है कि अरे एक बार पीटी निकल जाए फिर मेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि नहीं पहले मेंस की पूरी तैयारी कर लेते हैं, फिर पीटी आने के समय वो 1-2 महीना पीटी पढ़ते हैं। तो आपने इसमें से क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी? जी मैम, 68 में मेरी स्ट्रैटेजी थी कि जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, जैसे एक वीक हो गया तो उसके बाद मैं क्वेश्चंस नेट पे से उठाती थी और उससे लिखती थी। अगर मुझे नहीं भी आता था तो मैं कुछ भी लिखती थी, और उसके बाद मैं वो आंसर्स देखती थी कि नेट पे कैसे आंसर उन्होंने लिखे हैं, और मैं उसे हाथ से लिखती थी। इसका फायदा मुझे मेंस के एग्जाम टाइम में। हुआ अपने, हाँ। क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस लिखे थे, और बीपीएससी के तो मैं देखती ही थी, पढ़ते भी जाती थी सारे क्वेश्चन। तो ये फायदा हुआ कि जब मेरा प्रीलिम निकला तो सिर्फ 45 डेज थे मेरे पास मेंस के हम्म। लिए। तो उस टाइम तो मुझे सारे नोट्स रिवाइज करने थे, हिस्ट्री को पूरा अच्छे से देखना था टाइम लिमिट के अंदर। तो कुछ मैंने आंसर राइटिंग इस समय में नहीं भी किया, जैसे साइंस के लिए मुझे समय नहीं मिल पाया था आंसर राइटिंग करने के लिए। हिस्ट्री के लिए मैंने अच्छे से किया था आंसर राइटिंग। तो जो आंसर्स मैंने प्रीलिम से पहले लिखे थे उसके कारण मुझे मेंस में बहुत इजी हो गया था लिखने में, क्योंकि एक मेमोरी होता है, आप हाथ से लिखते हैं राइट। तो एक मेमोरी आपके ब्रेन में छप जाती है कि कुछ तो लिखा है। उस कारण लिखने के कारण मुझे मेंस में इजी हुआ था, पॉइंट्स मिलते जा रहे थे वहाँ पे। तो अगर आप राइट। बीच में मेंस राइटिंग उतना नहीं भी कर पा रहे हैं और पहले किया है तो वो बहुत हेल्प करता है। तो तो मैंने वही तो मेंस मतलब, की राइटिंग पहले से की थी। हाँ तो मतलब यही आपका यही मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि प्रीलिम्स तो ठीक है बट आप वेट ना करें, इंतजार ना करें कि पीटी निकलेगा तो हम मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। आप पहले से अपना मेंस भी तैयार करके रखिए, है ना। तो ये तो आपने बहुत सही बोला। उसके बाद निहारिका, आपकी इस पूरी जर्नी में जो आपका बीपीएससी का जो भी जर्नी है, तो इसमें आपका अप्रोच आपने जो भी बताया कि जो जैसा जैसा चीजें आपने टाइम टू टाइम आपको हेल्प करी, तो इसमें आप ऑन एन एवरेज दिन में सब बच्चे जानना चाहते हैं कि टॉपर्स कितना घंटा पढ़ते होंगे, है ना। उनको लगता है कि 14-14, 15-15 घंटा पढ़ते हैं, तो या फिर 4-5 घंटे में ही पढ़ लेते हैं कई।
तो आपने ऑन एन एवरेज कितने आवर्स दिए इस जर्नी में अपनी पढ़ाई के लिए? जी मैम, जैसे मैं आवर्स तो नहीं गिनती थी, क्योंकि बोला जाता है कि विनर्स डोंट काउंट, डोंट वॉच द क्लॉक। तो अगर जानना ही चाहते हैं सब व्यूअर्स, तो मैं कहना चाहूँगी कि जब मेरा मेंस निकला था तो उस टाइम मैंने बहुत पढ़ाई की थी। लाइक स्टार्टिंग के वीक में मैं 14 घंटा पढ़ती थी, जैसे मैंने बताया। और ये फ़ायदा मुझे ये हुआ कि ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जब मेरा मेंस नज़दीक आ गया, तो मैं मुश्किल से 8-10 घंटे भी पढ़ती थी तो हो जाता था, क्योंकि मेरा सारा सिलेबस पहले ही कवर हो गया था। और राइट। प्रीलिम्स के टाइम लिया है तो मैं रात में ज़्यादा पढ़ती हूँ, दिन में मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हूँ मैं। मेरा प्रोडक्टिविटी रात में ही अच्छा रहता है, तो मैं रात में 4 से 5 घंटे पढ़ती थी, उसके बाद मैं सो जाती थी। ओके। सो निहारिका, जब आप अपना एग्जाम दे के आए थे, जब आपने अपना मेंस दिया, तो आपने बताया कि पूरा आपका एक वो टाइम पीरियड जो था मेंस के रिजल्ट आने तक, वो बहुत ज्यादा टेंस था कि आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसा होगा। तो उसी तरह जब आप इंटरव्यू दे के आए तो आपको कैसा लग रहा था इंटरव्यू रूम में घुसने से पहले और घुसने के बाद? आपके अंदर वो क्या ऐसी फीलिंग्स जो है ना, मन में उथल पुथल हो रही थी, आप प्लीज शेयर करेंगे? क्योंकि ये बहुत लोग जानना चाहते हैं कि जब एक आप इंटरव्यू हॉल में घुस रहे होते हैं, एक वो अजीब सी नर्वसनेस और हाथ पैर थोड़े ठंडे हो रहे होते हैं, और फिर जब आप इंटरव्यू दे के बाहर आते हैं तो एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन रहता है, या जो भी चीजें था। तो आपका वो एक्सपीरियंस वो कैसा था? लाइक मैम, मैंने मॉक्स दिए थे तो टीचर्स ने मुझे बोल दिया था कि रिलैक्स होके जाइएगा, आप प्रिपेयर्ड हैं। मैंने लास्ट मॉक द सिविल्स में ही दिया था, तो सर ने कहा था कि आप रिलैक्स होके अब जाइए। तो मैम उस दिन तो मैं रिलैक्स थी, पर ह्यूमन ह्यूमन टेंडेंसी है, आप टेंस होइएगा ही वहाँ पे राइट। जाके। तो वो कहा जा सकता है कि वो जो 3 घंटे वहाँ वेट करना था, वो मैं किसी तरह काट रही थी आसपास के लोगों से बात करके, ताकि वो लोग भी सेम स्थिति से गुजर रहे थे, वो लोग भी डरे हुए थे, मैं भी डरी हुई थी। आखिर में वो बेल बजा, मैं अंदर गई, इंटरव्यू हुआ। अंदर भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगा, पर जब वो कोर्स धीरे धीरे गुजरा तो मैं कूल डाउन हो गई अंदर। और जब निकली तो एक मन में था कि इंटरव्यू अच्छा गया, मैंने मुझे जो कहना था मैं कह है आई अंदर। तो उस टाइम मैं बहुत रिलीफ फील हुई। और जब मैं घर आई तब मन बहुत शांत था कि ये तो 1 साल की जर्नी अच्छे से गुजर गई। आपको कहीं ना कहीं उम्मीद तो हो गई थी ना कि हाँ, मतलब फाइनल लिस्ट में मेरा नाम तो होना चाहिए? जी मैम, थोड़ा सा लग रहा था कि इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आएंगे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अबव 85। मुझे 92 मिला, आज मैंने देखा। तो हाँ। इंटरव्यू में था मुझे भरोसा, मेंस में थोड़ा लग रहा था कि क्या होगा, उधर कितने नंबर मिले होंगे, पर था कि फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता। सो दैट्स सो नाइस निहारिका। तो निहारिका, मैं अब जो बच्चे हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले टाइम 78 बीपीएससी के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हो? जी मैम, अभी जैसे 70th में हमारे पास सितंबर तक का टाइम है, तो वो राइट। आराम से अभी मेंस की प्रिपरेशन करते रहे और साथ में आंसर राइटिंग भी करे। मेन प्रॉब्लम यही है कि आंसर राइटिंग ही लोग नहीं करते, सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं। जब तक हम्म। हाथ नहीं चलेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि कितना पढ़ा है, और सीधे चाहेंगे कि वहां पे जाके लिखे, वैसा नहीं हो पाता है, नहीं हो प्रैक्टिस पाता होनी है। चाहिए। तो मैम अभी से मेंस की तैयारी करें, और प्रीलिम्स तो साथ साथ होते जाता है क्योंकि सिलेबस सेम ही है लगभग। और जब प्रीलिम्स आने वाला होगा तो उसके 2 महीने पहले वो प्योरली प्रीलिम्स की तरफ स्विच कर जाए, आराम से क्लियर हो जाता है। और करंट अफेयर्स के लिए डरने का जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर तो रोज कवर कर ही रहे हैं मेंस और प्रीलिम्स के लिए। तो मैम अभी तो मेंस को लेके चलना चाहिए, प्रीलिम्स साथ में होते जाता है, और लास्ट के 2 महीने पूरे प्योरली प्रीलिम्स होते हैं। तो निहारिका, जैसे कि आपने अभी बीपीएससी में सिलेक्शन ले लिया है, तो आगे आई होप आई मतलब मुझे श्योरली पता होगा कि आपके एम्स और हायर होंगे। तो क्या आप अब आगे यूपीएससी के बारे में सोच रही हैं? क्योंकि डेफिनेटली आपके अंदर वो पोटेंशियल है। जी मैम, मैं सोच रही हूँ, जैसे पाठक सर का मैसेज उसी दिन आया था मुझे जिस दिन रिजल्ट आया था, कि आप अभी आराम से 2-3 साल तैयारी कीजिए, और यूपीएससी तो आपको देना ही है, आप में बहुत पोटेंशियल है। तो लाइक मोटिवेशन मिल रहा है हर जगह से। तो जी मैम, आगे तो देना ही। वेरी गुड। तो निहारिका, आप जाते जाते बस मुझे आप द सिविल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि
मतलब इस आपकी जर्नी में उनका कैसा कंट्रीब्यूशन रहा, या 1% भी, या जो भी जैसा भी था, तो आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? जी, द सिविल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा मैं कहना चाहूँगी। मैंने यूट्यूब पे देखा था द सिविल्स के बारे में, अंकिता मैम का जो इंटरव्यू आया था, उसी से मैं जानी। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, तब मैंने आपको कांटेक्ट किया और राइट। मुझे ग्रुप में ऐड किया गया। और इसके बाद ये जर्नी चलते चली गई, और जब मेरा फर्स्ट मॉक हुआ तो मॉक बहुत इनरिचिंग था। पैनल सबसे बड़ा था कि पैनल बहुत अच्छे थे, और पैनल में लोग भी ज़्यादा थे। मेरा इंटरव्यू पाठक सर, सुधीर सर, इरफान सर और मनीष सर, सोनाली मैम, आपने सबने मिल के इंटरव्यू लिया था। लाइक मेरा इंटरव्यू 30 to 35 मिनट्स चला था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा सारा जितना डाफ में मैंने डाला था, चीजें सब थी चीज़ पे कवर क्वेश्चन करी। पूछे गए। और उसी दिन सर ने मुझे बोल भी दिया था कि टू हंड्रेड हाँ, परसेंट टू आपका हंड्रेड होना है। परसेंट आपका, हाँ ये तो है। उसी दिन आपको बोल दिया गया था कि निहारिका बी, आप जैसा कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, बस ये थोड़ी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, बाकी 200% ऐसा है कि आपका सिलेक्शन तो होना ही है। जी मैम, तो बहुत अच्छा लगा। आज ही मेरी मॉम मेरे पापा को दिखा रही थी पाठक सर ने जो कहा था कि सर अच्छा, ने हाँ। कहा था कि राइट, राइट। तो निहारिका, अब हम बात करते हैं कि जो सिलेक्शन से पहले की निहारिका थी और सिलेक्शन के बाद की निहारिका है, और आपके आसपास के लोगों का जो रवैया, मतलब एक चेंज हुआ होगा डेफिनेटली, देखो ह्यूमन नेचर है, तो मतलब आप क्या डिफरेंस फील कर रहे हो उसमें? लाइक फैमिली की तरफ से तो बहुत प्यार मिला, बहुत कॉल्स आए हैं उतने दिन से। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनकी खुशी में ही अपनी खुशी है। उनको देख के ही लगता है कि हाँ, बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है। बहन को बहुत मोटिवेशन मिला है कि आगे उसे भी कुछ अच्छा करना है। और फ्रेंड्स की तरफ से बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत गाइडेंस मांग रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप किसी के लिए लायक बन रहे हैं। कोई आपको इंस्पिरेशन के रूप में देख रहा है। तो मैम, बहुत अच्छा लग रहा है अभी कि आप किसी लायक बने। डेफिनेटली, तो मैं तो ये भी चाहती हूँ कि आप हमारे साथ भी, द सिविल्स के साथ भी जुड़े रहें, और अभी आप ऑफिसर बने हो, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने जैसे 10 ऑफिसर और बनाने हैं हमारे साथ जुड़े रह के, और बच्चों को टाइम टू टाइम सही गाइडेंस देके, क्योंकि मतलब बहुत जरूरत है इस चीज की, क्योंकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, आप लोग जब अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी चीजें, अपनी बातें, अपना स्ट्रगल जब स्टूडेंट्स के सामने रखते हो, तो बहुत बच्चों को बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। उनके अंदर भी ये जज्बा आता है कि नहीं, अगर आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। और अगर उसी पे टाइम टू टाइम आप जैसे अच्छे स्टूडेंट्स एक गाइडेंस देते रहेंगे, तो डेफिनेटली जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और टाइम टाइम पे अपनी वैल्यूएबल इनपुट्स जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहेंगे। जी मैम, ज़रूर ज़रूर। मेरे कारण किसी स्टूडेंट का भला हो तो ये तो मैं ज़रूर चाहूँगी। सो नाइस ऑफ यू निहारिका। सो ये थी हमारे साथ निहारिका द सिविल्स पे, जिनकी रैंक 185 आई है बीपीएससी में। तो ये बहुत ही स्वीट सी, इनोसेंट सी, और बहुत ही प्यारी लड़की रही है, और इनका जो प्रोफाइल था वो इतना इंटरेस्टिंग था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं आपका, आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल और मैंने देखा कोरियन ड्रामा और कोरियन लैंग्वेज, तो मैंने अपनी बात करी हम लोग ने भी आपस में कि मैंने कहा शी इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि इनकी हॉबी सबसे अलग थी, सबसे जी मैम। कोई, क्योंकि अभी तक हमने आज तक जितने भी मॉक लिए, या जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं, कभी भी किसी की हॉबी में हमने ऐसा, मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक लैंग्वेज है ये चीज नहीं देखा। तो और फिर जब आपका मॉक लिया गया, जब आपसे बातचीत की गई, तो पता लग गया कि नहीं यार, हाँ मतलब शी हैज द पोटेंशियल, शी हैज दैट, वो एक्स फैक्टर वाली जो बात होती है ना एक, तो वो जी मैम। आपके है ही। आपका जो ये इनोसेंट सा, क्यूट सा फेस है और जो स्माइल है ना, ये भी आपको, आपके लिए कहते हैं ना, वो आइसिंग ऑन द केक वाला काम किया होगा इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच निहारिका फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। होपफुली आप और अच्छा करें, और फिर आप हमारे साथ जुड़िए, यूपीएससी की तरफ फोकस करते हैं और वहां बढ़ते हैं। जी मैम, ज़रूर मैम। मैं ठीक तो है। द सिविल्स का ही पार्ट हूँ अब। आपकी वजह से मैं यू बनी आर लायक, और यू आप। आर आर पार्ट में, तो कह रही हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बच्चों को भी गाइडेंस दीजिए, और प्लस आप अपने लिए भी एक यूपीएससी की तरफ एम करिए, और बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़िए। आपके लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू निहारिका।
थैंक यू मैम, एंड थैंक यू द सिविल। थैंक यू सो मच।